मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपेड ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की ज्यामिति को, जिसको हम लोगों ने कल के वीडियो सेशन में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज कल के वीडियो सेशन में इतिहास ही पढ़ लिया था हम लोगों ने ज्योमेट्री का। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो पे कहीं भी क्लिक करोगे, राइट साइड में आपको आई बटन दिखेगा, आई बटन पे क्लिक करोगे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर भी आप वीडियोज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा चीज डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ अभिधारणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और ये अभिधारणाएं जो होती हैं हमारी ज्योमेट्री में कैसे यूज होती हैं, इनको भी क्या हम दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या इनको साबित करते हैं अभिगृहित के जैसे, या इसको भी साबित नहीं करते हैं। प्रमेय क्या है, प्रमेय के बारे में जानेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 को खत्म करेगा। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है और कल के वीडियो सेशन से हम लोग लाइन्स एंड एंगल को स्टार्ट करेंगे। बड़ा शानदार टॉपिक है, एकदम इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें वीडियो अच्छा लगता है तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अभिधारणा के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अभिगृहित क्या होता है। तो अभिगृहित जो होता है वह जनरली जो होता है हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग में आता है। बट ये अभिधारणा जो होता है ना, ये अभिधारणा जिसको पोस्टुलेट्स कहा जाता है, पोस्टुलेट्स जो होता है हमेशा ज्यामिति में ही उपयोग में आता है। मैंने इसका डिफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया और यूक्लिड की 5 जो अभिधारणाएं हैं उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है और उसको अच्छे से समझना है। इसको समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को आराम से पूछे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला है अभिधारणा। अभिधारणा के बारे में मैंने लिखा है कि कुछ ऐसी मान्यताएं जो केवल ज्योमेट्री से संबंधित होती है, ज्योमेट्री से संबंधित होती है, उसी को क्या कहते हैं, अभिधारणा कहते हैं। अभिधारणा भी एक तरह की मान्यताएं हैं। जैसे हम लोग अभिगृहित को, एक्सियोम्स को हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, सॉल्व करने का मतलब प्रूफ नहीं करते थे, उसको बिना किसी प्रमाण को ऐसे ज्यामिति में कह दिया गया। उसी प्रकार अभिधारणाएं भी होंगी जिसको बिना प्रूफ किए ही डाल दिया जाता है ज्योमेट्री में। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूक्लिड ने कुल 5 ज्यामिति के अभिधारणाएं दिया था जिसको हमें डिस्कस करना है चैप्टर में। और पहले अभिधारणा जो है वो पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समतल में 2 स्थित बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब समझिए कि यदि आपको कोई प्लेन दिया हो, तो ये कोई हम प्लेन मान लेते हैं, यहाँ पे कोई क्या है छोटू, प्लेन है, प्लेन है और यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो इन दोनों बिंदु को जब आप मिलाओगे तो इन दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं। ये मिलाया हमने, जब ये मिलाया तो यहाँ पे केवल एक ही रेखा बनेगा, इससे ज्यादा रेखाएं नहीं बन सकती। यहाँ पे देखो यही कह रहा है पहली अभिधारणा कि 2 पॉइंट्स के बीच यदि प्लेन में कोई 2 पॉइंट्स दिया है और उन 2 पॉइंट्स में पूछे जाए कि बताइए कितनी रेखाएं हो सकती है, तो वहां पे आंसर होगा आपका 1। इसके विपरीत मैंने कल के वीडियो सेशन में बताया होगा आपको, या नहीं बताया होगा तो आप जान लो कि समतल में किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये हो गया, 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 ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। और ये सब कहां से बन रहा है, एक ही पॉइंट से हो रही है। तो यदि समतल में एक पॉइंट दिया होगा तो वहां से बहुत सारी रेखाएं बन सकती है, जिसको अनंत रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं छोटू, अनंत, या इसी को असंख्य कहा जाता है। यदि प्लेन में समतल में एक बिंदु से पूछा जाए कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहां पे आपका उत्तर होगा कि अनंत या असंख्य हो सकती है, या अनगिनत, इसी को भी कहा जाता है। लेकिन यदि कहा जाए कि बताइए आपको प्लेन में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा जाए कि कितनी रेखाएं हो सकती है, तो इसका होता है केवल एक, केवल एक, या इसी को कहा जाता है अद्वितीय, या कहीं कहीं इसको क्या लिखते हैं छोटू, अद्वितीय लिखते हैं। मतलब नहीं और द्वितीय मतलब दूसरा, मतलब एक रेखा के सिवा दूसरा रेखा नहीं हो सकता है। तो यूक्लिड की पहली अभिधारणा जो है यही कहता है कि यदि किसी प्लेन में आपको 2 पॉइंट्स दिया गया हो और पूछा जाए कि बताइए इस 2 पॉइंट्स को मिलाने से, दोनों पॉइंट्स को मिलाने से कितनी रेखाएं बन सकती है, तो वो आंसर होगा केवल 1 होगा। ठीक है छोटू, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट्स पे आ जाओ। अब कह रहे हैं कि किसी भी रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये जब मैंने रेखा पढ़ाया था आपको कल, लाइन के बारे में मैंने बताया था ना आपको, लाइन क्या होता है डेफिनेशन, तो बताया था आपको। यदि यह लाइन जो है, अगर यह लाइन होगा तो यहाँ पे हम इसका नामकरण करेंगे, मान लो एल करते हैं, तो इसको हम जितनी अनंत तक बढ़ाना चाहें आसानी से बढ़ा सकते हैं। यही चीज कह रहा है दूसरा अभिधारणा कि किसी भी रेखा को 2 और अनंत बिंदुओं तक, दोनों और अनंत बिंदुओं तक बढ़ाया जा सकता है। डन, तो दूसरा भी क्लियर है। तीसरा के बारे में आ जाओ। कह रहे हैं कि किसी बिंदु को केंद्र मान करके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस प्लेन में, मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ प्लेन पे एक कोई बिंदु है, ये क्या हो गया, बिंदु हो गया, इसको आपको केंद्र मान लेना है। क्या मान लोगे, इसको केंद्र मान लोगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं पढ़िए,
और किसी दूरी को त्रिज्या मान करके, और मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक एक दूरी है और इस दूरी को हम त्रिज्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं, तो यहाँ पे वृत्त खींचा जा सकता है। तो इसको रेडियस मान के जब ऐसे वृत्त बनाओगे तो ऐसे वृत्त बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे दो चीज मानना है, एक तो पॉइंट एक होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे त्रिज्या एक होनी चाहिए। मतलब एक पॉइंट्स को आप त्रिज्या मानोगे और एक रेखा को सॉरी एक पॉइंट्स को आप बिंदु मानोगे, मतलब केंद्र मानोगे, और एक रेखा को आप त्रिज्या मान लोगे तो बन जाएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन दे देता है कि बताइए प्लेन में एक बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं, इस बिंदु पे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी त्रिज्याएं मानोगे उतनी हो जाएगी। मान लो हमने एक ऐसे माना इतना त्रिज्या, तो एक त्रिज्या बन गया, एक वृत्त बन गया। उसी प्रकार हमने एक नहीं कहा कि नहीं हम यहां से मानेंगे तो यहां से भी एक वृत्त बन गया, उसी प्रकार यहां मानोगे यहां से एक वृत्त बन गया। तो हम इस यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितनी हम त्रिज्याओं को मान रहे हैं किसी पॉइंट से उतना ही वृत्त बन रहे हैं। ठीक है छोटू, तो यहां तक कंफर्म। तीसरा नंबर पॉइंट्स भी कंफर्म हो गया। चौथे नंबर पॉइंट्स पे आते हैं, कह रहा है कि सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। समकोण का मतलब समझ लो राइट एंगल। राइट एंगल समकोण को इंग्लिश में कहा जाता है। और आपने छोटे क्लास में जब होंगे तब आप पढ़े होंगे कि एल साइज के एंगल को समकोण कहा जाता है। मतलब ऐसे अगर होगा एल की तरह तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। और समकोण मतलब राइट एंगल के नाम से जाना जाता है। समझ में आया होगा कि आपको? तो यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट यही कह रहा है अभिधारणा कि सभी समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, दिमाग में बैठा लोगे। सभी समकोण जो होते हैं वह आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, बट इसको कहा गया था इसलिए हम लोग जान रहे हैं। चूंकि इससे हमें नहीं लग रहा है कि ये कोई फैक्ट है, बट ये होता ही ऐसे है कि जितना भी समकोण होगा सब आपस में बराबर होगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अभिधारणा है, इसको ध्यान से समझना है छोटू। ध्यान से क्या समझना है, मैं थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे ना समझ में आ जाएगा। चलो देखो, मैं ऊपर वाली चीज मिटा देता हूं क्योंकि समझाने में थोड़ा सा स्पेस लगेगा, यहीं पे बता देता हूं। देखो कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो सबसे पहला बात यहां से इतना स्टेटमेंट पढ़ने से हमें पता चला कि यहाँ पे सर जी 3 रेखाएं होंगी। 3 रेखाओं में 2 रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरेंगी। मान लो ये एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, तीसरी रेखा ये गिर गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं इस पे। चलो बना दिया हमने क्या किया कि एक रेखा ऐसे बना दिया, एक रेखा ऐसे बना दिया, और यहाँ पे एक हमने रेखा गिरा दिया। चलो ठीक है। कह रहे कि यदि एक सीधी रेखा, तो यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पे गिरकर, मतलब 2 सीधी रेखाओं पे गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग 2 समकोण से कम हो। अब देखो समकोण कब बनेगा छोटू, तो जब एल साइज का एंगल बनेगा। एल से थोड़ा सा भी झुकेगा तो समकोण से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें तो एल से थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है समकोण से कम, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है समकोण से कम बन रहा है। दैट मीन्स इस तरफ क्या हो रहा है, समकोण से कम एंगल बन रहा है, और जिस तरफ समकोण से कम एंगल बनेगा उसी तरफ ये दोनों रेखाएं आपस में आगे जब इनको बढ़ाया जाएगा तो जाकर के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, दूरी बढ़ते जाएगा, परंतु ये कभी भी नहीं मिलेगा। इसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण, एक समकोण मतलब 90 डिग्री था, 2 समकोण मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा ना। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दोनों समकोण से कम होता है। तो यहाँ पे बोल दिया कि इनका योग यदि 2 समकोण से कम मतलब 180 से कम रहता है, तो 180 से कम रहेगा तो ये उधर ही मिलेगा जिधर क्या होगा, 2 समकोण का योग 2 समकोण से कम रहेगा, तो इधर क्या है कम, इधर ज्यादा, इसलिए इधर ना मिल करके इधर मिल जाता है। तो समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स क्या है ना, ये तो हो गया अभिधारणा में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ लो। अब नोट में एक चीज लिखोगे कि 2 रेखाएं यदि एक दूसरे को कट कर रही हो, क्या कर रही हो छोटू, कट कर रही हो, और वहां पे पूछी जाएगी बताइए दोनों के बीच उभयनिष्ठ बिंदु कितनी है, तो उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है 1। और वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये तो मैंने कल के वीडियो सेशन में
में आपको क्लियर कर दिया था कि जब भी रेखा बनेगा या रेखाखंड बनेगा तो वह हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स के संरेख में मतलब एक लाइन में मिलने से बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई रेखा है तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट से ऐसे जो मिल करके क्या बनाए हैं, इस रेखा का निर्माण किए हैं। तो ये चीज मैंने कल की वीडियो सेशन बताया था। क्वेश्चन ये उठता है, कंडीशन हमारे पास ये है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, तो ये देखो ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें, तो यहाँ पे पूछा जाए कि बताओ छोटू उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे कितने होंगे, COMMONPOINTS पॉइंट्स। उभयनिष्ठ बिंदु कहां, तो जहां पे कट कर रहा है, यह एक ही जगह कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा वह कितना हो जाएगा छोटू, एक हो जाएगा। तो ये दिमाग में याद रखोगे। और ये एक थ्योरम है। अब थ्योरम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप आसानी से सिद्ध भी कर सकते हो। कैसे सिद्ध करोगे, तो यहाँ पे देखो सिद्ध करने का सिंपल सा लॉजिक लोगे, दो रेखा लोगे, दो रेखा को एक पॉइंट्स पे रखेंगे। अभी अभी धारणा हम लोग पढ़े थे कि एक समतल में किसी एक बिंदु से, समतल में किसी एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही बिंदु है तो दो रेखा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। तो थ्योरी कहा जाता है प्रमेय को। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय, इसको थ्योरम कहा जाता है, जिसको साध्य भी कहा जाता है। अब ये थ्योरम क्या होता है, यहां तक हम लोगों ने अभिगृहित पढ़ा, एक्सियम जिसको कहा जाता है, पोस्टुलेट्स पढ़ा जिसको हम लोगों ने क्या अभिगृहित अभिधारणा बोला। लेकिन अब हम लोग पढ़े प्रमेय क्या होता है या साध्य क्या होता है। हम देखे थे कि वो दोनों चीज मतलब अभिगृहित और अभिधारणाएं ये हमारी मान्यताएं थी जिसको मान लिया गया, इसको ज्योमेट्री में सिद्ध नहीं किया जाता है। लेकिन जब प्रमेय होगा ना तो इसको आप सिद्ध करोगे। तो सिंपल सा लॉजिक समझना है यहाँ पे कि जितना भी प्रमेय आप पढ़ोगे इसके बाद ज्योमेट्री में आप तो प्रमेय ही प्रमेय पढ़ना होगा, तो सभी प्रमेय को आपको सिद्ध करना होगा। और सिद्ध करना होगा तो उसी को क्या कहेंगे, प्रमेय कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात बोले तो लिखोगे कि वैसी अभिधारणा या वैसी मान्यताएं जिसको ज्यामिति में सिद्ध किया जाता है। सुन के लिख लेना क्योंकि ज्यादा चीजें लिखूंगा मैं, ज्यादा टाइम लगेगा। लिखोगे कि वैसी चीजें, वैसी मान्यताएं जिसको ज्योमेट्री में सिद्ध किया जाता है, अर्थात अभिधारणाओं या अभिगृहित के द्वारा इन्हें सिद्ध किया जाता है। कॉमा देके लिखोगे साध्य या प्रमेय कहलाता है। एक एग्जांपल दे दोगे कि दो रेखा यदि एक दूसरे को कट कर रही है तो उनके बीच उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है। ठीक, तो यहां तक क्लियर होगा आपको। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करो। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बड़ा ही आसान आसान है, छोटा छोटा पॉइंट्स है जिसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलो एक्सरसाइज हमें देखना है, एक्सरसाइज 7.1 यही है ना। एक्सरसाइज कौन सा है अपना 7.1। आप क्या करो बुक निकाल लो, अदरवाइज आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो इसको आसानी से हम लोग पढ़ते जाते हैं और एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, अपने उत्तर की पुष्टि भी करें। मतलब कारण भी दे कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य, इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहे हैं कि एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिसे कोई रेखा नहीं गुजर सकती है। मतलब एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट करेगा जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकती। तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से हम कहें कि एक भी रेखा नहीं गुजरे, तो ये तो गलत है ना। हमने क्या देखा था कि एक रेखा से बहुत सारी एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ पे लिखोगे कि पहला जो है असत्य है। क्वेश्चन में लिखोगे कि समतल में किसी एक बिंदु पे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती, यही इसका कारण हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा है कि अंत बिंदु वाली रेखा को दोनों तरफ अपरिमित रूप से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो अभी याद करो यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा हम लोग क्या पढ़े थे कि रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दैट मींस ये जो है कथन सही है। और सही है किसके द्वारा, क्यों सही है, क्योंकि लिख दूंगे यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा के द्वारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए बिंदु ए केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु दे दिया गया है, एक बिंदु दे दिया गया है जिसका नाम है ए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए इसको केंद्र मानकर हम लोग कितना वृत्त खींच सकते हैं। तो मैंने बताया कि छोटू आप अनंत वृत्त खींच सकते हो। कब, जब यहाँ पे त्रिज्या इनकी अलग अलग हो तब। लेकिन जब एक ही त्रिज्या होगा तो वहां पे एक वृत्त होगा। तो यहाँ पे चीजें जो कह रही है वो कह रही है कि
केवल और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है, तो ये जो चीज है छोटू गलत हो जाएगा, और ये गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे त्रिज्याएं अनंत हो सकती है। डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं x और y का अस्तित्व है ताकि x नॉट इक्वल टू y लेकिन 2x इक्वल टू 2y। चलो सिंपल से यहाँ पे मैथ का ट्रिक कहीं लगा के 4 नंबर क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करोगे। 4 नंबर क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर दूं, उधर तो क्वेश्चन है ना अपना। 4 नंबर क्वेश्चन को देखो कैसे कह रहा है 2x बराबर 2y। पहले कह रहे हैं कि x बराबर नहीं है y के, x क्या है बराबर नहीं है y के, लेकिन बट 2x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर y आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पे ये चीज जो होगा असत्य हो जाएगा, तो सिंपली लिख दोगे क्या असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 नंबर कह रहे हैं दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। दो विभिन्न रेखा, तो एक ये विभिन्न रेखा, एक ये विभिन्न रेखा, इसमें मैक्सिमम उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, एक होगा। ये जो क्वेश्चन है सही है, सही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये कौन सा अभिधारणा है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे में आओगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय में कह रहा है अभिगृहित और अवधारणा की से आप क्या समझते हैं। तो अभिगृहित का डिफिनेशन मैंने कल के वीडियो सेशन में आपको बताया था, आप वहां से लिख लोगे। अवधारणा का डिफिनेशन मैंने आज के वीडियो सेशन बताया, आप यहां से लिख दोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रमेय क्या है। तो प्रमेय का डिफिनेशन मैं अभी बताया था आप लोग के कि प्रमेय वे मान्यताएं होती है जिनको ज्यामिति में सिद्ध किया जाता है, अर्थात ये अभिधारणा तथा अवधारणाओं के द्वारा, अभिगृहित तथा अवधारणाओं के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है। हो जाएगा। करे कि कुछ पदों को लिखो जो ज्यामिति में अपरिभाषित है। तो मैंने याद कीजिए कल का वीडियो सेशन मैंने बताया था कि यूक्लिड ने बहुत सारी परिभाषाएं दी थी जिनको गलत माना जाता है, मतलब यूक्लिड ने ही उसको कहा एक था, लेकिन बाकी जितने भी ज्यामिति के गणितज्ञ हैं उन्होंने बोला कि इनकी परिभाषा नहीं हो सकती। वह क्या होता है, बिंदु को आप परिभाषित नहीं कर दोगे, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, ये सब क्या है, रेखाखंड हो गया, इन सब को आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, ठीक है छोटू। ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर हो जाएगा। यही जो है यूक्लिड के, मतलब यूक्लिड ने इनको परिभाषित किया था लेकिन ज्योमेट्री में ये अपरिभाषित है। डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूक्लिड के 5 अभिधारणाओं को लिखो, जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था वही चीज लिखना है, लिख दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यूक्लिड की 3 अभिगृहितों को लिखो। तो कल का वीडियो सेशन देखो, एक्सियम्स को मैंने पढ़ाया था, 7 एक्सियम्स पढ़ाया था, उसमें से किसी 3 को लिख देना है छोटा छोटा देख के। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना बिल्कुल। अब कह रहा है 7वां नंबर प्लेफेयर के अभिधारणों को। यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैंने इसको एक मतलब समझाया बट आपको वहां पे बताया नहीं। देखो मैंने 5वीं अभिधारणा क्या बताया था, 5वीं अभिधारणा बताया था कि दो यदि सरल रेखाएं हैं, इनको कोई तीसरी रेखा गिर रही है, तो यहाँ पे जो दो समकोण से कम रहेगा उधर ही एक जा करके बनेगा। 5वीं अभिधारणा ऐसे ही ना बताया था मैं। तो यही जो होता है प्लेफेयर अभिधारणा है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को प्लेफेयर अभिधारणा के नाम से जाना जाता है, इसको आप लिख दोगे। सेम 5वीं अभिधारणा लिख देना है, फिगर बना देना, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पदों को परिभाषा करें। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पहला कह रहे समांतर रेखाएं। समांतर रेखा और बराबर रेखा दो बड़ा डिस्कशन है, दो बच्चों को बड़ा परेशान करता है, जिसको मैं आज क्लियर कर दूंगा। समांतर रेखा और क्या होता है, बराबर रेखा। चलो देखते हैं, हमने क्या हेडिंग डालना है कि डेफिनेशन हमसे पूछा है कि समांतर रेखा क्या होता है। समांतर रेखा, समांतर रेखा का मैं यूनिवर्सल डेफिनेशन बताने वाला हूं जो हर जगह सही होता है। उसके बाद में इस चैप्टर में समांतर का रेखा का डेफिनेशन क्या होगा उसको भी बताने वाला हूं। चलो देखो क्या होगा, यहां पे लिखो कि दो समांतर रेखाएं, दो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, दो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, समांतर होंगी यदि उनके बीच की दूरी, यदि उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी जिसको अंतर भी कह सकते हो, जिसको आपको उसमें अंतर हर जगह समान हो, हर जगह
समान हो। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया ही नहीं होगा क्योंकि मैं बताया नहीं अच्छे से। अब देखो कैसे अच्छे से समझ में आएगा। कहने का मतलब ये रेखा हो गया और ये रेखा हो गया। इन दोनों रेखाओं को आपस में समानांतर होना है। इसका नाम मैं एल दे देता हूं, इसका नाम एम दे देता हूं। समानांतर रेखाओं को एल, इसको कहा जाता है पैरेलल, मतलब समानांतर, और ये हो गया एम। समान अंतर, इसका आप यदि संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इसको अगर हिंदी में आप तोड़ेंगे तो यहां से कहेगा समान अंतर। समान मतलब यहां का भी जो डिफरेंस है यह भी उतना ही होना चाहिए जितना यहां का डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? दो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी कब? जब इनकी बीच की दूरी अर्थात बीच का अंतर हर जगह क्या होगा? समान होगा। यदि यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी भी 2 मीटर है, तो ये दोनों रेखाएं, कौन दोनों रेखाएं? एल और एम आपस में समानांतर है। अब पूछा जाए कि बताओ ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है कि नहीं, तो यहां पे देखो यहां की दूरी जितना है ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो आप कहोगे कि सर जी ये बिल्कुल समानांतर है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि सर जी बोलोगे कि ये तो रेखा लंबा है, ये तो रेखा छोटा है। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। लंबा और छोटा है इससे मतलब समानांतर को नहीं होता है। समानांतर का शर्त है कि इनकी बीच की दूरियां समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इनकी लंबाई बराबर है तो इसको कहेंगे कि ये बराबर भी है, बराबर भी है, और इनके बीच की दूरी समान है तो समांतर भी है। तो बराबर का मतलब क्या हुआ कि इन रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। समांतर का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होगी। तो ये दोनों रेखाएं बराबर तो नहीं है, ये दोनों रेखाएं बराबर तो नहीं है परंतु समानांतर हैं। समझ में आया कि नहीं आया छोटू? देखना सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होता है। आप 90% बच्चों से पूछोगे कि समानांतर और बराबर में क्या अंतर है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज जो होगा आपकी ये बीमारी दूर हो गई। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समानांतर क्या होता है? हाँ, इस बुक में इसका डिफिनेशन क्या होगा? यहाँ पे देखो दो रेखाएं आपस में समानांतर कब होगी? जब इनके बीच की उभयनिष्ठ बिंदु जो होती है शून्य हो जाए। यहाँ पे देखो कॉमन बिंदु कितना है, कॉमन पॉइंट्स कितना है इनके बीच? एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कभी ना तो टच कर रहे हैं ना ही कट कर रहे हैं। तो ना टच करेगा ना कट करेगा तो इसके बीच उभयनिष्ठ रेखा होगा, सॉरी उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हो कि दो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी या होती हैं, या दो रेखाएं आपस में समानांतर कहलाएंगी जब उनके बीच की उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो? शून्य हो। डन। तो ये चीज आपको कंप्लीट होगा, समझ में होगा। यदि इसमें लिखना होगा तो आप यही लिखोगे कि दो रेखाएं आपस में समानांतर कहलाएंगे जब इनके बीच की जब इनके बीच उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो? शून्य हो, या उभयनिष्ठ बिंदु कोई भी न हो। तो पहला डिफिनेशन मैंने बता दिया। दूसरा कह रहे हैं न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण के बारे में छोटू सुन लो, मैं आगे इसको अगला चैप्टर जो है लाइन एंड एंगल उसमें मैं समझा दूंगा। न्यून कोण मतलब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच जो एंगल होता है ना उसी को कहा जाता है न्यून कोण। तो डेफिनेशन लिखोगे कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के एंगल को न्यून कोण कहा जाता है। लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि आयत क्या है? आयत का डिफिनेशन आप 8वीं में पढ़ोगे। तो इनको आयत होना है, तो आयत होने के लिए क्या जरूरी है? मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो तथा चारों कोण क्या हो? समकोण हो। उसी को क्या कहा जाता है छोटू? आयत कहा जाता है। तो आयत का डिफिनेशन क्या लिखोगे कि वैसी चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति या वैसी बंद आकृति, बंद आकृति बोलोगे, चार भुजाओं से घिरी या चार भुजाओं से बंद वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा चारों कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? अब समांतर चतुर्भुज का भी सेम डिफिनेशन होगा। कैसे होगा देखना, थोड़ा सा चेंज होगा कि चार रेखाओं से घिरी या चार रेखाओं से बंद वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं हो, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, उसको क्या कहोगे? समांतर चतुर्भुज कहोगे। ये हो गया सारा डिफिनेशन जिसको आप लिख लोगे। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि क्या इनके बीच कुछ ऐसे पद हैं? तो कुछ ऐसे पद जो
बताने लायक है उसको आप डिफिनेशन लिख दोगे। जैसे इसमें बोला मैंने चारों कोण समकोण हो, तो समकोण का डिफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद बराबर कब होता है, रेखाएं समानांतर कब होती है, लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और 9 और 10 को देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 9 10 थोड़ा सा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है हमें, क्या कह रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक पहले आपको रेखा दे दिया है, कितने पॉइंट्स दिया इनके बीच, ए बी सी डी, ए बी सी, और यहां पे दिया है डी, और यहीं पे जो है ऐसे दिया है, ठीक है। चलो यहां पे दिया है ऐसे वाला पॉइंट्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और कुछ तो नहीं दिया ना, बिल्कुल नहीं दिया। अब कह रहा है कि यदि ए बी बराबर, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ये क्वेश्चन में क्या है छोटू, दिया है, दिया है, यहां पे लिखोगे दिया है, एक्चुअली यहां पे लिखना चाहिए था दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर 1/3 ए डी, ए बी बराबर 1/3 ए डी, इसी को सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने के लिए क्या कहोगे, लिखोगे यहां पे चूंकि, अच्छा ये बताओ पूरे की अगर बात करें तो पूरा का नाम क्या होगा, यहां से यहां तक ए डी, तो लिखेंगे ए डी, ठीक। अच्छा ए डी आएगा कैसे, ए बी में बी सी को, बी सी में सी डी को, मतलब ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी, और बराबर जब तीनों को जोड़ेंगे, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, तो यहाँ पे देखो हमें लाना क्या है, ए बी को लाना है, लाना क्या है, ए बी को, तो इन दोनों की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये ए बी है तो ए बी को रहने दो। और देखो बी सी ए बी के बराबर है तो यहाँ भी लिख दो ए बी, और उसके बाद सी डी भी ए बी के बराबर है तो यहाँ पे लिख दो ए बी, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ए गो ए बी, ए गो ए बी, ए गो ए बी, कै गो ए बी हो गया, 3 गो ए बी बराबर ए डी हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर, यहाँ पे ये 3 है ना, तो 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 ए डी, और यही तो हमें साबित करना है, तो लिख देंगे प्रूव्ड। समझ में आया होगा उम्मीद है। देखो आसान है, यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर लिख सकता हूँ ए डी या बट्टा में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ए बी जैसे है वैसे रहने दो, इसको 1/3 ऐसे कर सकते हो, ए डी ऐसे कर सकते हो, देखो तो आ गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, चलो देखते हैं, मिटा दूं ना इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ दिया है और कुछ आपको साबित करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में आपको एक ऐसा फिगर दिया है जिसके बीच कितने पॉइंट्स दिए हैं, पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे दिया है पी, यहाँ पे दिया है क्यू, यहाँ पे दिया है आर, और यहाँ पे दिया है एस, 4 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में पी आर बराबर क्यू एस। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, दिया है पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्या दिया है, क्यू एस दिया है, पी आर बराबर क्यू एस तथा पी क्यू बराबर की आर, तथा पी क्यू बराबर क्या दिया है, क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है। यहां पे ये चीज दे दिया है तो कह रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देख लो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने को कह रहा है कि पी क्यू बराबर 1/3 पी एस, मतलब पी क्यू बराबर 1/3 पी एस, इसी को हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, जिसको प्रूफ कहा जाता है, प्रमाण या प्रूफ। प्रूफ में हम क्या लेंगे, आप इसमें से किसी को ले लो, पी आर को ले लो, पी आर को ले लो, और इधर बराबर ले लो क्यू एस को, पी आर और क्यू एस को लो, इसमें से घटा दो कुछ, तो पी आर में से यदि हम क्यू आर को घटाएं और इधर भी क्यू एस में से क्यू आर को घटाएं, यहाँ पे लिखोगे कोष्ट में दोनों तरफ
दोनों तरफ क्यू आर को घटाने पर, दोनों तरफ क्यू आर को घटाने पर, दोनों तरफ क्यू आर को घटा देंगे। अब घटाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी आर, तो पी आर मतलब यहां से लेके यहां तक, पी आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक में से आपको घटाना है क्यू आर को, क्यू आर को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी क्यू बराबर, यहाँ पे देखो क्यू एस में से क्यू एस, तो क्यू एस की अगर बात करें तो ये यहां से लेकर के यहां तक होगा, क्यू एस में से किसको घटाना है, क्यू आर को, तो क्यू आर को मतलब इतने घटा दिए, बच क्या गया, आर एस हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें साबित क्या करना है, पी क्यू बराबर क्या लिखना है, पी एस, तो पी क्यू को पी एस में करना है, तो देखो सिंपली क्या करोगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे ये चीज आगे, पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। अब इसको लिखना हो, पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, पी एस को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर एस बराबर क्या आ जाएगा, पी एस मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना, जैसे अभी 9 नंबर क्वेश्चन बताए थे, इतना प्लस इतना बराबर ये पूरा, तो हो गया। देखो पी क्यू हमें लाना क्या है, यहाँ पे पी क्यू लाना है, कोई बात नहीं, पी क्यू है यहाँ पे, पी क्यू है, क्यू आर को पी क्यू में चेंज करना है, तो ये देखो क्यू आर पी क्यू के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू को रहने दो, प्लस क्यू आर के बदले हम क्या लिख देंगे, पी क्यू को लिख देंगे, और प्लस आर एस, तो आर एस के बदले भी हम लोगों ने क्या ला दिया, पी क्यू को ला देंगे, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एस। एगो पी क्यू एगो पी क्यू एगो पी क्यू, कईगो पी क्यू हो जाएगा, 3 गो पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पी क्यू, 3 गो पी क्यू बराबर, 3 गो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एस, पी एस, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/3, ये भाग में चला जाएगा पी एस, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। समझ में नहीं है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन दे दिया था, ये फिगर दे दिया था, क्वेश्चन में ये दे दिया था, ये दे दिया था, हमें सिद्ध करना है इसको, तो हमने क्या किया, इसमें से पहले को उठाया, तो पी आर बराबर क्यू एस को उठाया। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ मतलब पी आर में से भी और क्यू आर में से भी दोनों तरफ क्यू आर को घटाया, इससे कोई इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इधर फिर लाओगे, यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर और क्यू एस माइनस क्यू आर हो गया। अब देखो यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, पी आर में से क्यू आर को घटाना है, पी आर मतलब इतना में से क्यू आर को घटाओगे तो इतना में से इतना निकल जाएगा, तो बच जाएगा इतना, और इतने का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार क्यू एस, तो क्यू एस मतलब इतना, क्यू एस में से आपको घटाना है क्यू आर को, तो क्यू आर को घटा देंगे, बचेगा कितना, आर एस, तो यहाँ पे हो गया आर एस। अब ये हो गया, तो इस रेखा को हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो इतने का नाम पी क्यू, तो पी क्यू, प्लस इतने का नाम क्यू आर, तो क्यू आर, प्लस इतने का नाम आर एस, तो आर एस, और बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो पी एस। अब देखो पी क्यू जैसे है वैसे उतार दिया, क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो जहां क्यू आर बराबर है पी क्यू के, तो वहां पी क्यू भी क्यू आर के, तो यहाँ भी क्यू आर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने लाया है कि आर एस के बराबर पी क्यू, तो आर एस के बदले में भी पी क्यू, एगो पी क्यू एगो पी क्यू एगो पी क्यू, कईगो पी क्यू, 3 गो पी क्यू बराबर पी एस, 3 को इधर लाया 1/3 हो गया। तो यह चैप्टर जो है यूक्लिड का ज्योमेट्री जो है, यह चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ने वाले, बहुत ही शानदार तरीका से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आप उस टॉपिक को मिस कर देते हो तो आपको ज्योमेट्री नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि इस लेसन को आप स्किप भी कर दिए हो, मतलब यूक्लिड की ज्योमेट्री को आप स्किप कर दिए हो, छोड़ दिए हो, तो आप उस वीडियो सेशन को नहीं छोड़ना, ये हमारी आपसे विनती है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो सेशन में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।